हाँ भाई, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड का हमने क्लासिफिकेशन किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड में, उनकी प्रॉपर्टी को हमने समझा था। अभी हम बात करने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी क्लासिफाई किया गया है। किसी भी सॉलिड की अगर हमें प्रॉपर्टी को समझना है, उसके बारे में हमें समझना है, तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर कैसा है, उनके बीच में लगने वाली फोर्सेस का नेचर कैसा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई उसी बेस पे किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस existing between the constituent particles, and on this basis we have classified crystalline solid in 4 categories, and these are: first one is molecular solid, second one is ionic solid, then after metallic solid, then after covalent और network solid। तो ये 4 तरीके हैं, ये 4 टाइप हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं वन बाय वन इन सभी सॉलिड्स की, इनकी प्रॉपर्टी को भी हम समझेंगे और इनके बीच में लगने वाली फोर्सेस के बेस पर ही हम इनकी प्रॉपर्टी का कंपैरिजन भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर ये सॉलिड है तो इसका मतलब हो गया, समझना एक एक करके बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और हमें लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। वीडियो देख देख के कोई लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। मैंने पहले ही बताया था कि आपको रिटर्न वर्क करते रहना, क्योंकि हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। हम कोई कॉम्पिटिशन के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी हमें बोर्ड फाइट करना है, तो उसके लिए रिटर्न वर्क इज मस्ट। तो ध्यान दें, मॉलिक्यूलर अगर ये सॉलिड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो होंगे ही होंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बताओ? मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंस ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का मतलब समझते हो? मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम्स। जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम कह देते हैं मॉलिक्यूल्स। 11th फर्स्ट चैप्टर रिमेंबर, याद होगा ना आपको? तो ध्यान दें। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय, किस किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े होंगे मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज मान लेते हैं HCl है, तो एक HCl दूसरे HCl से जुड़ा किससे होगा? कौन सी फोर्स से जुड़ा होगा? या फिर कोई H2O है तो एक H2O दूसरे H2O से किस फोर्स से जुड़ा होगा, है ना? तो इस तरह से हम इसे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। या तो ये जुड़े होंगे, मान लेते हैं जैसे HCl की हम बात कर रहे हैं, तो फिर स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस से, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। या तो ये किससे जुड़ा हुआ है? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। या फिर किससे जुड़ा होगा? डिस्पर्जन फोर्स से, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस। अच्छा, डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं? ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन दी या अमंगस्ट दी एटम्स, ठीक है। इनको ही हम क्या कह देते हैं? लंडन फोर्सेस। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? लंडन फोर्सेस। अच्छा, और कौन सी फोर्स हो सकती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में? अभी मैंने बताया ना, H2 का एग्जांपल लिया था, तो H2O मॉलिक्यूल में बताइए कौन सा बॉन्ड बनता हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ या तो डाइपोल फोर्स लग रही होंगी या डिस्पर्जन फोर्स लग रही होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा इस सॉलिड में। तो इसी बेस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है। तो फर्दर कैटेगराइज किया गया मतलब किस किस तरह से? अगर डाइपोल फोर्स है तो इसका मतलब है वो पोलर मॉलिक्यूल है। अगर डिस्पर्जन या फिर लंडन फोर्स है तो इसका मतलब हो गया, हम कह देते हैं कि वो नॉन पोलर है। अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम कह देंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो चलिए अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के फर्दर क्लासिफिकेशन की, जिसमें पहला आ जाता है, चलिए पोलर की बात कर लेते हैं। तो पहला कौन सा आ जाएगा? पोलर।
ठीक है। पहला हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कैटेगरी है इसकी मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो पहला क्या है पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। अच्छा पोलर वन का मतलब समझते हो और डाइपोल का मतलब समझते हो, 11th का आपने सुना लेकिन फिर यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ध्यान। जैसे कि ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स में लगे हुए, फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो ना, उसमें है ये सब। तो ये क्या है, ये डाइपोल है। ये क्या है, ये डाइपोल है। उसी तरह से एक दूसरा भी ये क्या है, डाइपोल है। अब ये क्या है, इनके बीच में ये फोर्स लग रही है ना, तो ये डाइपोल और एक दूसरा डाइपोल, इनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या कह देते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है। अब जैसे मैंने HCl का एग्जांपल लिया था, समझना, तो H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, तो इसके बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, डाइपोल, सॉरी ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल हो गया। तो ऐसे एक और H एक और Cl, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, डाइपोल फोर्स। तो इन्हें इसीलिए पोलर कहा गया क्योंकि इसके पास पोल्स हैं, एक ये पोल एक ये पोल, तो इस वजह से इसको क्या कह दिया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय, बताओ किससे होंगे, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन। ठीक है, ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन से ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। और कौन कौन से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी आप समझ लें, जैसे कि HCl हुआ, लेकिन किसमें, सॉलिड फॉर्म में HCl हुआ, या फिर हम बात कर लेंगे NH3 की बात कर लेते हैं, NH3 किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और क्या एग्जांपल हो सकता है, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, जैसे कि SO2 की क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में हम बात करेंगे। तो ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये सॉफ्ट होते हैं, दीज आर जनरली सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर नॉन कंडक्टर, कौन, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और क्या की प्रॉपर्टी हो सकती है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अच्छा, लो है, इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर जनरली गैसेस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर, ये थोड़ा राइटिंग एडजस्ट करना, और मैं बस समझाता हूँ, आप अच्छे समझना, एनसीईआरटी में सब लिखा होगा उसी से पढ़ना है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, इस वजह से हम कहेंगे कि दीज आर गैसेस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ये गैसेस और लिक्विड के रूप में ये हमें मिलती है। HCl हमको लैब में आपने देखा होगा, HCl कोई सॉलिड नहीं रखा हुआ है वहाँ पे क्या है, लिक्विड रखा हुआ है ना। ऐसे ही NH3 आपको अमोनिया गैस की फॉर्म में है, सॉलिड नहीं, लेकिन these can be converted into solids also, we have learned in the previous video। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोलर, ये हो गया। अच्छे से प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, आप नोट्स भी बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी की हेल्प लेके इस तरह आप नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, ये पोलर हो गया। अब नेक्स्ट बात किसकी आती है, डिस्पर्जन फोर्स, मतलब मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्जन फोर्स। अगर हम डिस्पर्जन फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो कौन से सॉलिड्स होंगे, वो सॉलिड्स होंगे कौन से, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब इनमें कोई पोल नहीं है, यहाँ पे इनमें कोई पोल नहीं है, इसका मतलब इनमें पोल नहीं है, तो फिर एटम्स को क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एटम्स हुआ, या फिर चलो पहले ये समझ लेते हैं कि इनके बीच में फोर्स कौन सी लगेगी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हेल्ड बाय, बता दो, अभी मैंने बताया था, हेल्ड बाय किससे, डिस्पर्जन फोर्स, किससे, डिस्पर्जन फोर्स। और डिस्पर्जन फोर्स क्या होती है, आपको पता ही है, डिस्पर्जन फोर्स होती है वीक एट्रैक्टिव फोर्स, उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये एटम्स होते क्या है, यहाँ पे एटम्स आर ईदर लाइक नोबल गैसेस और
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान समझना, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम्स ना लिखे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख लेते हैं। यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आर एटम्स लाइक नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान समझना, यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या तो वो नोबल गैसेस की तरह एटम्स होंगे या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो नॉन पोलर होंगे। क्योंकि अगर पोलर हो गया तो फिर उसमें डाइपोल फोर्स लगेगा, फिर तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में चला गया। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें हीलियम की, तो He क्या है, जो नोबल गैस के आ गया ना, क्या लेकिन किसकी फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड की फॉर्म में होना चाहिए, है ना। आर्गन हम ले सकते हैं, आर्गन किसकी फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, नॉन पोलर में हाइड्रोजन लेकिन कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो यहाँ हमने ये समझा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हों, कौन से, नोबल गैसेस वाले, या फिर उनकी तरह बिहेव करने वाले, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों। तो हम कह देंगे कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। उनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी, डिस्पर्जन फोर्सेस लग रही होगी। अच्छा, हमने एग्जांपल समझ लिया, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये भी सॉफ्ट है, नॉन पोलर भी सॉफ्ट है एंड नॉन कंडक्टर, ये भी क्या है, नॉन कंडक्टर है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, बिल्कुल उसी की तरह, पोलर की तरह। ये भी सॉफ्ट है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, और इनका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इनका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और क्योंकि ये तो वैसे डिस्पर्जन फोर्सेस से जुड़े हुए हैं ना, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, तो आसानी से मेल्ट भी हो जाएंगे, आसानी से बॉयल भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अब बात करने वाले इनकी और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। इनकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब समझते हो, कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे कितनी हीट दी जाती है, what amount of heat is required so that can be converted into vapor form। कितनी आपने उसको हीट दे दी जिससे कि वो पर्टिकुलर लिक्विड या पर्टिकुलर सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसे हम कह देते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो मुझे ये बताओ कि इसमें डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, तो फिर ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की अगर हम बात करें तो इसकी कैसी होगी, भैया लो होगी। पहली बात ये वोलेटाइल है, दूसरा इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी क्या है, लो है। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया किसको, पोलर और नॉन पोलर को। पोलर और नॉन पोलर के बाद अब नेक्स्ट क्या हमने बात की थी, हाइड्रोजन बॉन्ड की। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पहले तो हम ये समझे। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट तो पढ़ा था, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं, ये समझ में आ गया ना, क्लियर भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इतना ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, खुद नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं तो हम कह देंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंटेन्स क्या, कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इनके वो कहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप क्या कह सकते हैं, H2 कह सकते हैं, अगर H2 ही सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। H2 क्या, आइस, सॉलिड की फॉर्म में क्या होगा, आइस होगा, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये कंडक्टर होंगे क्या, नहीं होंगे, कहाँ से कंडक्टर होंगे, नॉन कंडक्टर, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका हायर होता है, किसकी तुलना में,
ये नहीं कहेंगे बहुत हाई होता है, लेकिन हायर होता है किसकी तुलना में, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ध्यान दें, यहाँ थोड़ी एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, वो हायर होगा किसकी तुलना में, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। बस तो यहाँ पे ये हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन है। एग्जांपल के तौर पर हमने आइस देखा, दैट इज सॉलिड H2 हमने देखा, और ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है किसकी तुलना में, हम ये नहीं कहेंगे, जनरली हाई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इन कंपेरिजन टू द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन समझ लिया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच आर held together by the dipole force of attraction, whereas the next one, that is non-polar molecular solid, it consists of dispersion force between the constituent particles, that is molecules, और इसमें ये क्या होने चाहिए, एटम्स जो होते हैं constituent particle वो कौन से होते हैं, नोबल गैसेस की तरह, नोबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। और नेक्स्ट हमने लास्ट पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दैट इज the constituent particle must contain hydrogen bond between the constituent particles, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, ये हमने पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, मॉलिक्यूलर के बाद हमने क्या लिखा था, आयनिक। मॉलिक्यूलर के बाद हमने क्या लिखा था, आयनिक। अच्छा, आयनिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक का मतलब क्या हो गया, आयन, और आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज कैटाइन और एनाइन, कैटाइन एंड एनाइंस, इनको हम कह देते हैं आयन्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें आयन्स हों, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हों पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन्स हों। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें अच्छे से हम समझ लेंगे कि कौन, जैसे हमने एक लास्ट वीडियो में NaCl का नाम लिया था, NaCl है, इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं, NaCl मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो ये क्या हुई, आयनिक सॉलिड हो गया। तो इसमें क्या है, आयनिक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या होंगे, आयंस, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। ये क्या होता है, दैट इज कैटाइन एंड एनाइंस। ये किससे बने हुए हैं, कैटाइन और एनाइन से बने हुए हैं। अच्छा, ये कैटाइन और एनाइन से बने हुए हैं। ध्यान रहे, आपने NaCl की बात की, जो नॉर्मल हमारे घरों में जो सॉल्ट मतलब पत्थर की तरह नहीं, जो NaCl आता है कॉमन सॉल्ट, तो वो क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल, हार्ड है लेकिन क्या है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जिसे हम तोड़ सकें, ब्रेकेबल, जिसे हम ब्रेक कर सकें, ठीक है, दैट इज ब्रेक इजी। ये तो क्या हो गया, ये हो गया इसकी एक प्रॉपर्टी, जैसे हार्ड है और अच्छा हार्ड है, इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। किसका, आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और मॉलिक्यूलर में हमने देखा था सबका मेल्टिंग पॉइंट लो आ रहा था, ठीक है। और इसकी क्या, ये क्या करेंगे, अच्छी बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं करता, हमने 10th में पढ़ा था, नहीं करता। लेकिन जब ये मॉल्टन स्टेट में आ जाता तो करता है, तो हाँ, तो ये करने लगता है। सॉलिड में क्यों नहीं करता है, क्योंकि इट डू नॉट हैव फ्री आयंस, ये फ्री आयंस नहीं रखता है सॉलिड फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे मॉल्टन स्टेट में आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये आयंस फ्लो करने लगेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करेगी। तो हम इसमें ये कह देंगे कि अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ध्यान दें, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो हम कह देंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरी हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है मॉल्टन स्टेट में।
इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कहाँ सॉल्यूबल होंगे? सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ध्यान देना, ये कहाँ पे ये सॉल्यूबल है? पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होंगे, जैसे कि H2O एक पोलर है ना, तो इसमें क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। और जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है बेंजीन वगैरह, उसमें ये डिजॉल्व नहीं होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाती है। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझा। अच्छा, आयनिक के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ। देखो, एक तो हमने NaCl की बात की, लेकिन सॉलिड की फॉर्म में, है ना। NaCl की हमने बात की किसकी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में। और क्या क्या हो सकते हैं? KNO3 हो सकता है, मतलब जो भी सॉल्ट्स हैं NCERT में आपने देखा, जैसे NaCl हो गया, KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, ये सब क्या है? आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हो, तो वो हो गया आयनिक सॉलिड्स। इतनी बात आपने समझ ली, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, NCERT में लिखे हैं, आप अच्छे से लिख लेना। कुछ भी हो सकते हैं, मैंने अभी एक दो और नाम बोल दिए थे, NaNO3 वगैरह एटसेट्रा। एग्जाम्पल मस्ट है, आपको याद होने चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है ये चीज, ध्यान रखना, है ना। तो ये आयनिक की बात हमने करनी। अच्छा, आयनिक के बाद फिर हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ? मेटलिक, है ना। आयनिक के बाद क्या है? मेटलिक। और ध्यान से समझना इसको, आयनिक के बाद हम बात करने वाले हैं मेटलिक। यहाँ पे थोड़ी एक चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि मेटलिक सॉलिड्स क्या होते हैं। मेटलिक सॉलिड्स क्या है? यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक आ जाती है, टर्म यहाँ आ जाता है कर्नल्स। अगर हम इसको डिफाइन कर देते हैं मेटलिक सॉलिड, तो कहते हैं कि सॉलिड इन विच पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दैट इज कर्नल्स, इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से क्या कहा कि constituent particles are positively charged ions immersed in ions। हाँ, इन आयंस को क्या कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस, इनको हम क्या कहते हैं? कर्नल्स। ध्यान देना, कर्नल्स, पॉजिटिव चार्ज आयन कर्नल्स immersed in sea of mobile electrons। ठीक, क्या कहा गया है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं। यहाँ एक बात बोली गई है कि अगर ये सॉलिड है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इस सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, ठीक। दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का मतलब चलते फिरते, ये इसमें लोकोमोट होते रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। तो ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कर्नल्स, ठीक है। ये है कर्नल्स और ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जनरली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रखे रहते हैं, फिक्स रहते हैं अपनी जगह, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझी। अब अगर मेटेलिक सॉलिड की बात करें, ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर हम मेटेलिक सॉलिड की हम बात करें तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो या फिर उनकी थर्मल कंडक्टिविटी हो, तो वो किसकी वजह से? अभी हमने समझा इट हैज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब हो गया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी
एंड थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट। यहाँ पे कोई भी मेटल होता है तो मेटल आसानी से हीट हो जाता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो किस वजह से हो रही है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें प्रॉपर्टी की, तो हम क्या करेंगे? ये हार्ड होते हैं, बिल्कुल सही, हार्ड भी होते हैं एज वेल एज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स होती है, ध्यान देना, ये जो भी फोर्स होती है, हम ये कहें कि ये जो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, जो आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव आयन, ये मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं। कौन? आयंस। आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस मेटेलिक बॉन्ड। और इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इन मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सारी की सारी वही प्रॉपर्टी है जो मेटल्स की है, जैसे कि दे आर सोनरस, लस्ट्रस, डक्टाइल। ये सब हमने 10th में अच्छे से पढ़ा था। डक्टाइल क्या होता है, सोनरस क्या होता है, टन टन बदलाव आ जाएगी, लस्ट्रस क्या होता है, एक चमक वगैरह, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ हमने क्या देखा? मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट चीज कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर दी पॉजिटिव चार्ज आयंस व्हिच आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसकी हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है और दैट इज लास्ट, वो क्या था? कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब हम लास्ट वाला समझ लेते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ध्यान से देखना, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं? इसमें कोवलेंट वाले में जो पार्टिकल्स होते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, कोवलेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड, मैं बोल देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक लंबी चेन बनाते हुए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरी बात हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक ही कंटिन्यूअस सिस्टम बनाता है, लंबी चेन बनाता चला जाता है, कंटिन्यूअस सिस्टम बनाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें डायमंड की, क्वार्ट्ज की। डायमंड है ना, एक से दूसरा जुड़ा, एक कार्बन से दूसरा जुड़ा, दूसरा जुड़ा, एक लंबी चेन। और ये क्या है? सबके सब कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, एक कार्बन दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमने 11th में अच्छे समझा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इन्हें एक लंबा स्ट्रक्चर बना देते हैं, लंबा ढांचा बना देते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज जायंट मॉलिक्यूल्स। इन्हें जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि ये काफी लंबा ढांचा बना देते हैं, काफी लंबा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक आपने डायमंड का ही देखा, बनता चला गया है ना। और इसके एग्जांपल के तौर पे हम अगर लिखें, जैसे कि चलो प्रॉपर्टी से समझ लेते हैं, हार्ड होते हैं, ये क्या होंगे? हार्ड होंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, तो फिर क्या होंगे? हार्ड होंगे। अगर ये हार्ड है तो बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा, काफी हाई होता है। इतना हाई होता है कि ये बहुत सारे इसमें ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि हम इन्हें मेल्ट करने कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ये क्या करते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब ये है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इवन मे डिकम्पोज बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्ट होने से पहले पहले ये डिकम्पोज हो जाएंगे, या हम कह देंगे कि दे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इवन में डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ये डिकम्पोज ही हो जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी को ही लॉस कर देंगे, है ना। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ये पुअर कंडक्टर होते हैं। किसके? पुअर कंडक्टर किसके होंगे? इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। अब
लेकिन एक प्रॉपर्टी और इनकी होती है, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, भैया इतनी मजबूती से जुड़े ही हुए हैं तो फिर ये कहाँ से फ्यूज हो पाएंगे? तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होती है? काफी हाई होती है, काफी ज्यादा इनको हीट करना पड़ेगा, काफी ज्यादा इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इनकी हम बात करें कोवलेंट की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है बताओ भाई? डायमंड, डायमंड हो सकता है, और क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्वार्ट्ज हो सकता है, क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में इसके भी एग्जांपल्स दिए हैं। क्वार्ट्ज का मतलब जानते हो? SiO2 होता है, SiO2। तो ये हमने एग्जांपल्स की बात की कि डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, दैट इज SiO2, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन हमने देखा इस वाले वीडियो में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो भी होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे हमने बांट दिए इनको। और मैंने किसमें बांटा था? हमने 4 तरीके से, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट और नेटवर्क। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया कि उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और किस फोर्स से? डिस्पर्जन, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर हमने डाइपोल डाइपोल में पोलर, डिस्पर्जन मतलब नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब हमने समझा था जैसे H2 वगैरह हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद हमने आयन की बात की, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन्स उसमें होते हैं, जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब? मॉल्टन स्टेट में जब वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमने बात की थी किसकी? मेटेलिक सॉलिड की। उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। प्रॉपर्टी वही सारी की होती है जो मेटल्स की होती है। फिर लास्ट में हमने देखा कोवलेंट और नेटवर्क, मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी होंगे इसमें वो किससे जुड़े रहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या समझा? डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, इनकी प्रॉपर्टी हमने देखा ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, है ना, हार्ड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि दे इवन मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। तो ये सारी हमने बातें आज इसमें समझी इस वीडियो में। अब जो भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें समझना, कुछ टर्म्स समझने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। इसको एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं भूलना, इसे देखने के बाद आप भूल जाओगे तो प्लीज़ एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, उसको लिख के प्रैक्टिस करना। आज का होमवर्क भी आपका यही हो जाएगा, इसे पूरा लिखना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।